आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मेरी आज की कहानी मणिपुर की एक लोक कथा है जो प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक मणिपुर की लोक कथाएं से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जगमल सिंह। वाचन है मेरा और कहानी का नाम है कोब्रू लाइशा। दोस्तों, मणिपुर में एक पर्वत का नाम कोब्रू है और मणिपुरी भाषा में लाइशा का अर्थ होता है हाथी देवता। तो आइए कहानी सुनते हैं कोब्रू लाइशा। मणिपुर के मोइरांग नगर में चाओबा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी किया चाइबी के साथ रहता था। किया चाइबी सुंदर और सुशील थी। वह तरह तरह के मणिपुरी नाच जानती थी। कपड़ा बुनने और कसीदाकारी में कोई स्त्री उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लोग कहते थे कि किया चाइबी के हाथों में जादू है। वह अपने पति चाओबा की बहुत सेवा करती थी। चाओबा भी उसको बहुत चाहता था। दोनों बहुत सुखी थे, किंतु उनके जीवन में एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। चाओबा का एक मित्र था जिसका नाम था तोमचा। तोमचा ने एक दिन चाओबा से कहा, मित्र चाओबा, चलो कोब्रू पर्वत की यात्रा पर चलें। ईबोहल, तोम्बा और मचा भी जा रहे हैं। कोब्रू पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आनंद आ जाएगा। चाओबा ने कहा, हाँ भाई तोमचा, जैसे हिमालय में कैलाश पर्वत तीर्थ स्थान है, उसी प्रकार मणिपुर में कोब्रू पर्वत भी एक तीर्थ स्थान की तरह है। सुना है वहां की यात्रा करने से मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तोमचा बोला, हाँ चाओबा, कहते हैं कि कोब्रू पर्वत से जो कुछ भी मांगो वह अवश्य मिल जाता है। तुम भी कोब्रू पर्वत से एक पुत्र क्यों नहीं मांग लेते? तो चाओबा ने कहा, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। किया चाइबी मुझसे कई बार कोब्रू पर्वत की यात्रा पर जाने और संतान के लिए मन्नत मांगने को कह चुकी है। तोमचा बोला, मन्नत तो मांगेंगे ही, कोब्रू पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन भी करेंगे। वहां के घने जंगलों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। इन जड़ी बूटियों को लाकर बेचने से खूब पैसा भी मिलेगा। चाओबा बोला, ओहो, तब तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यह सुनकर तोमचा ने कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो कल सवेरे ही चलो। चाओबा ने कहा, ठीक है, कल पौ फटते ही निकल जाएंगे। तुम ईबोहल, तोम्बा और मचा को भी कह देना। तोमचा ने उत्तर दिया, उन्हें क्या कहना, वे तो तैयार ही हैं, तुम तैयार रहना। घर पहुंचकर चाओबा ने किया चाइबी को कोब्रू पर्वत की यात्रा की सारी बात बताई। संतान की मन्नत मांगने चाओबा कोब्रू पर्वत पर जा रहा है, यह सुनकर किया चाइबी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन पौ फटने के साथ ही पांचों मित्र मोइरांग से चल पड़े। सबकी पीठ पर एक एक गठरी बंधी थी, जिसमें उनके खाने पीने व सोने का सामान था। चाओबा और मचा के हाथों में लकड़ी के डंडे थे। तोमचा और ईबोहल के पास भाले और तोम्बा के पास तलवार थी।
3 दिन पैदल चलकर वे कोब्रू पर्वत पर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। सर्दी और जंगली जानवरों से बचाव के लिए 5 मित्रों ने सूखी लकड़ियां बटोरकर अलाव जलाया। 5 ने मिलकर भोजन बनाया। भोजन करने के बाद कुछ देर तक वे कोब्रू पर्वत के घने जंगलों, जंगली जानवरों, झरनों और रंग बिरंगे चहचहाते पक्षियों की बातें करते रहे। फिर अलाव के पास ही बिस्तर लगाकर सोने की तैयारी की गई। ईबोहल ने कहा, मैं और तोम्बा आधी रात तक पहरा देंगे, तब तक तुम तीनों सो जाओ। आधी रात के बाद हम सो जाएंगे और तुम पहरा देना। पहरे पर तैनात दोनों मित्रों ने भाला और तलवार बगल में रख लिए। चाओबा और उसके 2 मित्र थके हुए थे। बिस्तर पर लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद पहरे पर बैठे दोनों मित्रों ने देखा कि एक हाथी सूंड उठाए उनकी ओर तेजी से आ रहा है। यह देखकर वे दोनों तो हाथी से डरकर भाग खड़े हुए। डर के कारण उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल सकी। कुछ दूर जाकर उन दोनों ने मुड़कर देखा कि कोब्रू पर्वत का हाथी देवता यानी कोब्रू लाइशा चाओबा को सूंड में उठाए लिए जा रहा था। अचानक चाओबा की आंख खुली तो उसने अपने आप को हाथी की सूंड में पाया। वह डर से कांपने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर मुंह से आवाज भी नहीं निकली। हाथी उसको लिए चला जा रहा था। चाओबा न जाने कब बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब सवेरा हो चुका था। हाथी कहीं से सूंड में पानी भरकर लाया और चाओबा के मुंह पर छिड़कने लगा। चाओबा उठकर बैठ गया। चाओबा ने देखा कि पास ही एक हथिनी बैठी थी। हथिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उदास दिखाई दे रही थी। चाओबा को हथिनी के दुख का कारण समझ में नहीं आया। वह उठा और हथिनी के पास गया। हथिनी ने अपनी सूंड बढ़ाकर चाओबा के हाथ को ऐसे छुआ मानो वह चाओबा का स्वागत कर रही हो। चाओबा ने भी सूंड को सहलाकर हथिनी के प्रति सहानुभूति और स्नेह दिखाया। तब हथिनी ने सूंड से अपने पांव को छुआ। चाओबा ने हथिनी के पांव की ओर देखा। हथिनी के दाहिने पांव में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था और उससे खून की धारा निकलकर सूख गई थी। अब उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि हाथी उसे क्यों उठाकर लाया था। वह हथिनी के पैर के पास बैठ गया और धीरे धीरे कांटा निकालने का प्रयत्न करने लगा। कांटा काफी अंदर तक घुस गया था। चाओबा ने बड़ी सावधानी से धीरे धीरे कांटा बाहर निकाला। फिर एक बूटी के पत्तों को मसलकर घाव पर लगा दिया। हथिनी की पीड़ा मिट गई तो उसने सुख की सांस ली। कोब्रू लाइशा यानी हाथी देवता यह सब देख रहा था। हथिनी को पीड़ा से मुक्त देखकर वह प्रसन्न हो गया। वह बार बार चाओबा के कंधे और मुंह को अपनी सूंड से छूने लगा। अगले दिन कोब्रू पर्वत का हाथी देवता यानी कोब्रू लाइशा चाओबा को अपनी पीठ पर बैठाकर उस स्थान की ओर चला जहां से वह उसे उठा कर लाया था। किंतु वहां पहुंचने पर चाओबा ने पाया कि उसके साथी वहां नहीं थे, क्योंकि वे तो डरकर
उसी रात मोइरांग भाग गए थे। हाँ, वहां उसे अपनी पोटली और डंडे जरूर मिले। चाओबा को अपने साथियों से अलग हो जाने का बड़ा दुख हुआ, मगर उसे संतोष था कि उसे कोब्रू लाइशा और हथिनी जैसे नए साथी मिल गए थे। तब उसने निश्चय किया कि वह अपना काम पूरा करके ही लौटेगा। अब चाओबा कोब्रू लाइशा और हथिनी के साथ जंगलों में घूमने तथा जड़ी बूटियां इकट्ठे करने लगा। हाथी और हथिनी चाओबा की हर तरह से सहायता करते। उसके इशारे पर वे फल वाले वृक्ष के नीचे रुकते और सूंड से फल तोड़कर उसे देते। चाओबा उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। वह इन नए साथियों के साथ बहुत खुश था। इधर जब कोब्रू लाइशा चाओबा को उठाकर ले गया था तो उसके साथी बहुत डर गए थे। वे दूसरे दिन ही कोब्रू से भाग खड़े हुए थे। जब वे मोइरांग पहुंचे तो उन्होंने सबको हाथी द्वारा चाओबा को ले जाने की बात बताई। किया चाइबी यह सुनकर बेहोश ही हो गई। उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही। चाओबा के अलावा उसका संसार में कोई भी नहीं था। लोगों ने कहा, हाथी ने उसे मार डाला होगा। इसलिए लोगों ने परंपरानुसार पलाश का पुतला बनाकर चाओबा का दाह संस्कार किया। श्राद्ध कर्म आदि भी विधि पूर्वक संपन्न हुए। बेचारी किया चाइबी घर में अकेली रह गई, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि चाओबा एक दिन अवश्य लौट कर आएगा। यद्यपि लोग उसे पागल समझते थे, किंतु वह चाओबा की रोज प्रतीक्षा करती थी। उधर कोब्रू पर्वत पर जब चाओबा के पास ढेर सारी जड़ी बूटियां जमा हो गईं, तो उसे अपनी पत्नी और घर की सुधि आई। उसने कोब्रू की झील में स्नान किया, कोब्रू पर्वत से संतान की प्रार्थना की और गठरी उठाकर चलने को तैयार हो गया। यह देखकर हाथी और हथिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। चाओबा ने उनके आंसू पोंछे, कोब्रू लाइशा को प्रणाम किया और उससे कहा, जब तुम्हारे बच्चा हो तो उसे मुझे दे देना। यह प्रार्थना कर चाओबा चल पड़ा, मगर कोब्रू लाइशा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने चाओबा को अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर चढ़ा लिया और उसे घर छोड़ने चल पड़ा। जब कोब्रू लाइशा चाओबा को लेकर मोइरांग पहुंचा तो गांव के लोग उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसकी पत्नी कियान चाइबी की खुशी का तो ठिकाना ही न था। उसने हाथी को प्रणाम किया और उसे नारियल गुड़ खाने के लिए दिए। लगभग 1 वर्ष के बाद एक दिन चाओबा ने देखा कि कोब्रू लाइशा फिर मोइरांग की ओर चला आ रहा है। पीछे पीछे उसकी हथिनी और उनका बच्चा भी है। चाओबा दौड़कर कोब्रू लाइशा की सूंड से लिपट गया। कोब्रू लाइशा की हथिनी की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। वे अपने सूंड से चाओबा को बार बार छूकर अपना स्नेह जताने लगे। यह देखकर किया चाइबी दौड़कर घर के अंदर गई और फिर ईख, नारियल और गुड़ ले आई। अब तक चाओबा के घर के सामने सारा मोइरांग इकट्ठा हो चुका था। किया चाइबी ने कोब्रू लाइशा और उसकी हथिनी को प्रणाम किया और ईख, नारियल तथा गुड़ की भेंट सामने रखी। कोब्रू लाइशा
और हथिनी ने घुटने के बल बैठकर इस भेंट को स्वीकार किया। एक ओर उनका बच्चा और दूसरी ओर मोइरांग के लोग इन दो मित्रों का यह मिलन देखते रहे। तभी कोब्रुलाइशा ने अपनी सूंड में अपने बच्चे को लेकर चाओबा के सामने प्रस्तुत किया। बच्चा बहुत सुंदर और प्यारा था। चाओबा और उसकी पत्नी प्रेम से उसके कोमल शरीर पर हाथ फेरने लगे। कोब्रुलाइशा और हथिनी अपनी अपनी सूंड उठाकर धीरे से चिंगाड़े, मानो कह रहे हों, हमारी भेंट स्वीकार करो। चाओबा की प्रसन्नता का ठिकाना न था। तो दोस्तों, भावनाएं सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं होती, बल्कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी प्यार, दर्द और एहसान की भावना को महसूस कर सकते हैं। और ये बात इस कहानी में अच्छी तरह से उजागर हुई है। अभी आप सुन रहे थे मणिपुर की लोक कथा कोब्रुलाइशा। वाचन था मीता गुप्ता का। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।